हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें है ओजोन, ओजोन छिद्र या ओजोन रिक्तीकरण और अम्ल वर्षा। तो ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 6 सेम में फर्स्ट यूनिट में है और मैकेनिकल फोर्थ सेम में ये 7th यूनिट में है। तो ओजोन जो है, देखो स्ट्रेटोस्फियर जो एक भाग है हमारा वायुमंडल का, इसके ऊपरी भाग में कुल ऑक्सीजन का 90% भाग मौजूद है। यानी कि सबसे पहला हमारा देखो एटमॉस्फेरिक है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये 0 से 11 किलोमीटर तक होता है और स्ट्रेटोस्फियर जो है 11 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक। और फिर इसके ऊपर जो है मेसोस्फियर, ठीक है, 60 किलोमीटर से 95 किलोमीटर। फिर इसके ऊपर है थर्मोस्फियर 95 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी भाग में, मतलब कि मेसोस्फियर में। ठीक है, यानी कि 60 से 95 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से। ठीक है, और यह ओजोन, यह जो ऑक्सीजन है, यह मानव जाति एवं जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है, और सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको रोकती है, पराबैंगनी किरणें को रोकती है। लेकिन पृथ्वी पर इस गैस का उपयोग संक्रामक, दोषनाशक के रूप में कपड़ों का रंग उड़ाने आदि में किया जाता है। देखो, ओजोन की हाइड्रोकार्बन से क्रिया बड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इससे पैदा होने वाली गैसें जो हैं धूम्र कुहासे को जानलेवा बना देती हैं। देखो, सौर विकिरण के कारण ही ओजोन स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी भाग में बनती है। ठीक है, यह गैस खांसी, दमा, सिर दर्द, आँख, नाक एवं गले की बीमारियां बनाती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, ओजोन गैस पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रवेश करके कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और यह पेंट, रबर, बुनाई के धागे एवं रंगों को शीघ्र ही ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है, भूतल पर ओजोन की उपस्थिति प्राणी जगत के लिए अत्यंत ही हानिकारक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में यह गैस प्राणी जगत के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। गैस की पूर्ति सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे मनुष्य पर इन हानिकारक विकिरणों के प्रभाव से वह सुरक्षित रह पाता है। तो पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित करके ओजोन गैस जो है O2 तथा O में बदल जाती है। दोबारा ये दोनों गैसें संयुक्त होकर O3 यानी ओजोन बना देती हैं, ओजोन गैस बना देती हैं और साथ ही ऊष्मा का भी उत्सर्जन करती रहती हैं। देखो, दोनों क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। यह गैस स्ट्रेटोस्फियर में समुद्र तल से 20 से 26 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित रहती है और यदि इस गैस को ऊर्ध्वाधर मानक ताप एवं दाब तक संपीड़न किया जाए तो भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी मोटाई 0.29 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 290 DU तथा ध्रुवों के ऊपर इस परत की मोटाई 0.40 सेंटीमीटर यानी कि 40 DU पाई जाती है। देखो, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे डेप्शन यूनिट DU जहाँ पे हमने बोला, ठीक है, तो इसमें नापी जाती है, इसमें ज्ञात की जाती है। यानी कि 1 DU जो होता है 0.01 mm, ठीक है, और या कह सकते हैं 1 ppb पार्ट्स पर बिलियन। अब देखो, पैराबैंगनिक जो विकिरण होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, जैसे UVA, ठीक है, ये 320 से 400 nm तक होती है। ठीक है, और UVB जो होती है 280 से 320 nm तक होती है और UVC जो होती है 200 से 280 nm तक होती है। जो UVB और C विकिरण होती हैं ये काफ़ी खतरनाक होती हैं, जबकि UVA खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए और जो हमारी UVC है ऊपरी वायुमंडल में स्थित O2 तथा O3 के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यानी ऑक्सीजन और ओजोन के गैस के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और B जो है ये तुम आपकी स्ट्रेटोस्फियर में O3 द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है,
और जिसका केवल 2 से 3% भाग ही ज़मीन पर पहुंच पाता है। अब देखते हैं हम ओजोन छिद्र क्या होता है। ठीक है, तो ओजोन छिद्र या ओजोन रिक्तीकरण, देखो ओजोन परत के किसी स्थान पर पतले हो जाने को या ओजोन छिद्र या ओजोन रिक्तीकरण कहते हैं। जैसे उसकी जो परत होती है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी मोटाई 290 DU है। तो ये जब मोटाई कम या ज़्यादा कम हो जाती है तब उसी को ओजोन छिद्र या ओजोन रिक्तीकरण कहते हैं। देखो इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि 1995 से 1970 तक बसंत ऋतु फरवरी और अप्रैल में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत की मोटाई 325 DU से 280 तक बदल गई। ठीक है, और वर्ष 1979 में यह तेज़ी से घटकर 225 DU रह गई तथा वर्ष 1985 में यह मात्र 136 DU रह गई। इस कमी को ओजोन छिद्र कहा गया है। ठीक है, 200 DU से अधिक मोटाई परत सामान्य परत कहलाती है, यानी कि 200 DU की अगर मोटाई है ओजोन की तो वो एक सामान्य परत है, तथा इसमें कम मोटाई की परत को ओजोन छिद्र की श्रेणी में माना जाता है। अगर इससे 200 DU से अगर कम है तो ये ओजोन छिद्र की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, कई प्रदूषक स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर ओजोन परत को नष्ट करते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसमें ये CFC5 बहुत अधिक घातक है। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका फार्मूला है CFC5। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है ओजोन परत के लिए, क्योंकि उस परत को ये पतला कर देती है। ठीक है, देखो वायुमंडल में CFC विघटन परावैंगनिक किरणों द्वारा होता है तथा इससे क्लोरीन मुक्त होती है। यह क्लोरीन जो है फिर O3 से क्रिया करके क्लोरीन ऑक्साइड बनाती है। तुरंत ही क्लोरीन ऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु मुक्त कर देती है, जो कि अणुओं में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार मुक्त हुई क्लोरीन फिर ओजोन में क्रिया करती है और क्लोरीन बिना नष्ट हुए ओजोन गैस को ऑक्सीजन में बदलती रहती है। यह क्लोरीन जो होती है ये 100 वर्षों तक सक्रिय रहती है और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक क्लोरीन जो है इसमें परिवर्तित होने से पूर्व एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है ना। अब देखो इसमें क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग का यूज जो होता है हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है, एसीज में होता है, परफ्यूम में, और शेविंग फोम एक शेविंग फोम होती है कि परफ्यूम टाइप का ही होता है, उसको प्रेस करने पर फोम के रूप में शेविंग क्रीम निकलती है। ठीक है, और हमारे अग्निशमन यंत्रों में यूज होती है। माइक्रोचिप से जो धोने का घोल होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, और कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ बोर्ड बनाने में किया जाता है और इसका जो जीवन काल होता है 10 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक का होता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है CFC जो है 90% तक वायुमंडल में हमारे चला जाता है और जो परावैंगनिक किरणों से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे त्वचा रोग, त्वचा कैंसर, अंधापन, मोतियाबिंद आदि। ठीक है, परावैंगनिक किरणें पेड़ पौधों की बाढ़, प्रकाश संश्लेषण एवं फुलवाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। बहुत से पदार्थ जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि भी इससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। देखो अम्ल वर्षा में क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2, ये सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बनाती है। ठीक है, अम्ल वर्षा जल के pH मान को कम कर देती है। यहाँ pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके मान को ये कम कर देती है और जब वर्षा जल का pH मान 5.7 से कम हो जाता है तब यह अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी कि अगर जो भी बारिश का जल है, ठीक है, अगर उसका pH मान 5.7 से कम है तो ये अम्ल वर्षा, एसिड रेन इसको हम कहेंगे। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें भी वर्षा जल से मिलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती हैं। ठीक है,
और हमारी अम्ल वर्षा कुल 60 से 70% सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी वर्षा जल के साथ कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि जल को अम्लीय बना देते हैं। और कुछ स्थानों पर अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है 2.8 तक पाया गया है। ठीक है। अम्ल वर्षा से होने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं, जैसे कि पेड़ पौधों पर प्रभाव। ठीक है। अम्ल वर्षा से पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा पत्तों का रंग भी उड़ने लगता है, और पत्तों के क्लोरोफिल की कमी होने के कारण फसल की बढ़त भी रुक जाती है। ठीक है। और जीव जंतुओं पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन एनिमल्स। जल में रहने वाले सभी जीव 4 से कम पीएच मान की वर्षा की एक बूंद भी सहन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर 4 पीएच मान की अगर वर्षा का जल है तो ये एनिमल्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और सामान्यतः 6 से कम पीएच पर कई अलगाई, एल्जी जैसे कोमल वनस्पतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। और देखो पदार्थों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन मटेरियल्स। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र क्रियाशील एवं क्षयकारी है। इसके प्रभाव से लोहे की परत पर नीला यानी FeSO4 और कॉपर की सतह पर हरा CuSO4 एवं एल्युमिनियम की सतह पर सफ़ेद Al2SO4 जम जाता है। यह कपड़े, कागज़ तथा चर्म उत्पादों का रंग उड़ा देती है और इसकी सामर्थ्यता भी नष्ट कर देती है। ठीक है। और अम्ल वर्षा में विशेषकर क्षारीय भवन निर्माण सामग्री जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट, संगमरमर, ये सब खराब हो जाते हैं। इनकी सतह खुरदुरी एवं कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaSO4 में यानी CaSO3 को यह CaSO4 में बदल देता है, जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है।